नमस्कार। ट्राई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो माय डियर लर्नर्स, आज मैं आपसे हाइड्रोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रैशनल मेथड, जो आप सभी को पता है कि इट इज़ यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज। तो रैशनल मेथड के आज हम 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, अगर ये 4 न्यूमेरिकल आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि गेट एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी इजी एंड बेसिक। अगर ये आपको गेट एग्जाम में पूछेगा तो दे विल आस्क फॉर मैक्सिमम 1 मार्क। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है। They said that the land use of the catchment area and the corresponding runoff coefficient are as given below। यानी कि एक catchment area है and on the basis of their utilization they have provided us the land use and उसका corresponding area and उसका corresponding runoff coefficient। जैसे कि they mention the road is of 10 hectares and runoff coefficient for the road is 0.75 and similarly they have provided lawn 15 hectares and runoff coefficient 0.1, residential area 60 hectares and runoff coefficient 0.3, industrial area 15 hectares and runoff coefficient 0.85 and the equivalent runoff coefficient is, यानी वो पूछ रहा है हमसे कि equivalent runoff coefficient क्या होगा। Very easy, we know that equivalent runoff coefficient is nothing but weightage arithmetic mean। और इसमें ज़्यादातर बच्चे एरर क्या करते हैं, दे हैव टेकन ओनली द अरिथमेटिक मीन, बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग। वी हैव टू टेक वेटेज अरिथमेटिक मीन। और वेटेज अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, वी हैव टू डू समेशन ऑफ एरिया multiply by its runoff coefficient divided by summation of total area। now we will put the given data, जो हमें डेटा दिया गया है जस्ट उसको हम अभी पुट करेंगे। and they have given for the road 10 they have given 10 hectares multiply by its runoff coefficient that is 0.75। उसके बाद लॉन का है 15 hectares multiply by runoff coefficient 0.1। then similarly we have to take for residential area is 60 multiply by 0.3 and finally industrial area जो कि हमें दिया है 15 hectares and its runoff coefficient is 0.85 divided by the total area। total area क्या होगा? 10 plus 15 plus 60 plus 15, this is the total area। और जब हम इसे कैलसी में सॉल्व करेंगे तो we get 0.3975 एंड हमारे ऑप्शन अगर मैच करके देखेंगे तो we get nearly 0.3975 is nearly equal to 0.4। so our correct answer is option C, that is a 0.4। तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी बेसिक है और ये भी आपको गेट में अगर पूछेगा तो दे विल अगेन आस्क फॉर 1 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वो कि अ कैचमेंट एरिया ऑफ 150 हेक्टर्स हैज़ अ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 30 मिनट एंड रन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 0.4। यानी कि एक कैचमेंट एरिया है, उसका साइज़ दिया है 150 हेक्टर्स, उसका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया है 30 मिनट्स और रन ऑफ कोएफिशिएंट दिया है 0.4। If the storm of duration 60 minutes result in 4 centimeter of rain over the catchment, then the resulting peak flow rate will be। यानी वो कह रहा है कि अगर स्ट्रॉम 60 मिनट का वहाँ पे हुआ है और वो 4 सेंटीमीटर रेनफॉल दिया है तो उसका रिजल्टिंग पिक फ्लो रेट क्या होगा, यानी कि उसका फ्लड डिस्चार्ज क्या होगा आउटलेट में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले डेटा गिवन। तो हम लिखेंगे डेटा गिवन
there is a catchment area of 1F50 hectares. तो ये catchment area we will denote about A और उसका साइज दिया है 150 हेक्टर्स और उसने बाद में कहा है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन उसने दिया है 30 मिनट एंड रन ऑफ कोएफिशिएंट दिया है 0.4. तो रन ऑफ कोएफिशिएंट वी विल डिनोट विथ C. तो इसका रन ऑफ कोएफिशिएंट दिया है 0.4 और उसने ये लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसने कहा है इफ़ द स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट रिजल्ट इन 4 सेंटीमीटर ऑफ रेन, यानी कि 60 मिनट यानी हमें पता है 1 आवर. तो उसने कहा है कि 60 मिनट में 4 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है. तो इसका अर्थ हुआ कि रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होगी 4 सेंटीमीटर पर आवर. उसने इनडायरेक्टली दिया है. तो ये हमें थोड़ा उस लाइन से क्लियर होना चाहिए कि इफ़ द स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट रिजल्ट इन 4 सेंटीमीटर, तो 60 मिनट मीन्स 1 आवर. सो देयरफॉर आवर रेनफॉल इंटेंसिटी इज 4 सेंटीमीटर पर आवर. और उसने फाइंड करने के लिए कहा है पीक फ्लो रेट. तो टू फाइंड पीक फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज QP. तो इन दोनों डेटा से तो हमें पता ही लग गया है कि हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि हम आज रैशनल मेथड देखने वाले. नाउ अकॉर्डिंग टू द रैशनल मेथड वी नो दैट जो पीक डिस्चार्ज होता है ये होता है 1/36 CIA. अब ये फार्मूला में आप ध्यान दीजिए क्योंकि जब हमने ये फार्मूला डिराइव किया था तब हमने ये अज्यूम किया है कि एरिया जो होना चाहिए वो हेक्टर्स में होना चाहिए, रेनफॉल इंटेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेंटीमीटर पर आवर में, देन वी विल गेट पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड. तो ये बात आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए. तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू. वी हैव 1/36. C की वैल्यू हमें पता है दैट इज 0.4. रेनफॉल इंटेंसिटी हमने निकाली है 4 एंड उसका एरिया दिया गया है हमें 150 हेक्टर्स. और जब हम इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 6.67 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. वेरी इजी क्वेश्चन. तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा है दैट इज़ अ वेरी बेसिक इन नेचर. अब हम मूव करते हैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन पर. और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है अगर ये आपको गेट में पूछेगा तो दे विल डेफिनेटली आस्क फॉर 2 मार्क्स. तो क्वेश्चन 3 में देखिए क्या दिया गया है. अ कल्वर्ट हैज़ टू ड्रेन 250 हेक्टर्स ऑफ लैंड विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल ऑफ 1.5 किलोमीटर. यानी कि कल्वर्ट है जो ड्रेन कर रहा है 250 हेक्टर्स के कैचमेंट एरिया को और उसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल है कैचमेंट एरिया की 1.5 किलोमीटर. The general slope of catchment is 0.001 and its runoff coefficient is 0.03. तो उसका स्लोप दिया है और उसका रन ऑफ कोएफिशिएंट दिया है. द रेनफॉल ड्यूरेशन चार्ट फॉर 50 ईयर रिटर्न पीरियड इज गिवन बिलो. यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेनफॉल इंटेंसिटी डायरेक्टली गिवन नहीं दी है, उन्होंने दिया है ड्यूरेशन और रेनफॉल का चार्ट. और द पीक फ्लो फॉर डिजाइनिंग द कल्वर्ट फॉर 50 ईयर फ्लड. तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं डेटा गिवन. सो वी विल सी डेटा. तो क्या क्या दिया है हमें दिया है एरिया 250 हेक्टर्स का, उसके बाद दिया है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल विच इज़ 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर. एंड उसके बाद दिया है उन्होंने स्लोप दिया है 0.001 और रन ऑफ कोएफिशिएंट दिया गया है हमें 0.35. एंड दे अगेन आस्क फॉर पीक फ्लो रेट. उन्होंने कहा है कि पीक फ्लो रेट क्या होगा. अब देखिए हमें पता है Q जो होता है यानी पीक फ्लो रेट इट्स 1/36 CIA. हमें C दिया गया है, हमें हे दिया गया है, बट हमें I का कुछ नहीं पता. तो सबसे पहले हम देखेंगे I फाइंड कैसे करेंगे. अब उन्होंने टेबल में दिया है ड्यूरेशन और रेनफॉल इंटेंसिटी. अब हमें ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल निकालनी पड़ेगी. तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का. टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जो हमारा होना चाहिए दैट मस्ट बी, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मस्ट बी लेस देन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, लेस देन और इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल.
तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, देन वी विल से दैट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए देयर वाज वन साइंटिस्ट, उनका नाम था क्रिपिच। तो इन साइंटिस्ट ने हमें एक इक्वेशन दिया है, एम्पिरिकल इक्वेशन दिया है, और उन्होंने इक्वेशन दिया है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का, दैट इज 0.01947 L to the power 0.77 S to the power minus 0.385। अब हमें L मतलब दिया है लेंथ, और लेंथ हमारी होनी चाहिए इन मीटर्स, और S मतलब स्लोप। तो हमें लेंथ भी दिया है क्वेश्चन में, उन्होंने स्लोप भी मेंशन किया है क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली हम TC निकाल सकते हैं। तो TC क्या हो जाएगा 0.01947, लेंथ दी है हमारी 1500 टू द पावर 0.77 इंटू स्लोप दिया है 0.001 टू द पावर माइनस 0.385। और अगर इसे हम कैलसी में सॉल्व करेंगे तो वी गेट अ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज 7.61 मिनट्स। तो हमें टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या मिल जाएगा 77.61 मिनट्स। अब मैंने पहले ही कहा है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, और हमें ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और रेनफॉल के बीच हमें चार्ट दिया है, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और रेनफॉल कितनी हुई उसके बीच एक चार्ट दिया गया है। तो हम अब अभी अज्यूम करेंगे कि जितना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है उतना ही हमारी रेनफॉल हुई है। तो अब 77.61, अब ये लाई करता है 60 और 180 के बीच, तो हमें अभी यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। सो वी विल डू इंटरपोलेशन। तो 60 के लिए हमें दिया गया है 120, 180 के लिए दिया गया हमें 150, तो 77.61 के लिए से रेनफॉल हुई है x। तो अब हम करेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन इज़ वेरी इजी। तो हमें करना ये है, इंटरपोलेशन के लिए हमें इसमें इंटरपोलेशन में सबसे पहले 60 माइनस 77.61, उसके बाद 77.61 डिवाइडेड बाय 77.61 माइनस 180 मस्ट बी इक्वल टू 120 माइनस x, एंड देन अगेन दिस x माइनस 150। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू 124.4 सेंटीमीटर, यानी हमें x मिल गई, हमें रेनफॉल मिल गई है। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड, वी डू नॉट रिक्वायर रेनफॉल, हमें चाहिए रेनफॉल इंटेंसिटी। अब तो रेनफॉल हमें मिल गई है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी होगी, वेरी इजी। तो यहाँ पे होगी रेनफॉल इंटेंसिटी I विच इज़ इक्वल टू 124.4। ये इतनी रेनफॉल हुई है, और ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल कितनी थी, ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल थी 77.61 मिनट, बट हमें 77.61 मिनट है, तो यहाँ पे हमें चाहिए 70.61 डिवाइडेड बाय 60, हमें चाहिए आवर्स में। तो वी गेट इक्वल टू 96.17 mm पर आवर। सेंटीमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, वी गेट 9.617 सेंटीमीटर पर आवर। अब इसे हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो वी गेट QP इज इक्वल टू 1/36। C की वैल्यू दी गई है हमें 0.35, उसके बाद दिया गया है I की वैल्यू हमने अभी निकाली है 9.617, एंड उसके बाद दी गई है एरिया की वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में 250। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो वी विल गेट 23.37 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो दिस इज अवर डिस्चार्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एट फाइनल अब हम हमारी सेशन का लास्ट और सबसे एडवांस न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है, तो ये कह रहा है कि 120 हेक्टर्स वाटरशेड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक 120 हेक्टर्स का वाटरशेड है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने दी है। जैसे फर्स्ट में दिया है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल ऑफ वाटर इन कैचमेंट इज 4000 मीटर, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल दिया है उसने 4000 मीटर। सेकंड दिया है डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द मोस्ट रिमोट पॉइंट ऑन द कैचमेंट एंड द आउटलेट, एंड डिफरेंस इन एलिवेशन दिया है 89 मीटर।
और थर्ड दिया है लैंड यूज डिटेल्स, यानी कि ये जो 120 हेक्टर्स का जो वाटरशेड है इसकी यूटिलिटी पे बेस्ड उसने लैंड यूज को डिफ्रेंशिएट किया है और उसके करस्पॉन्डिंग एरिया और करस्पॉन्डिंग रन ऑफ कोएफिशिएंट हमें प्रोवाइड किया है। अब द मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप फॉर द वाटरशेड इज गिवन बाय, उसने एक रिलेशनशिप दिया है जिसके मदद से हम आई निकाल सकते हैं, वेयर टी इज रिटर्न पीरियड एंड डी इज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। The 30-year peak runoff for the watershed that can be expected at the outlet of the catchment. Again he asks for 30-year peak. तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एज यूजुअल डेटा गिवन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा गिवन। तो उन्होंने दिया है एरिया दिया है उन्होंने 120 हेक्टर्स का। देन उन्होंने दिया है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैवल दैट इज़ 4000 मीटर। उसने उसके बाद दिया है डिफरेंस इन एलिवेशन। डिफरेंस इन एलिवेशन उन्होंने दिया है 89 मीटर। और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि द 30-year पिक रन ऑफ क्या होगा, यानी उन्होंने पूछा है QP। तो उन्होंने पूछा है हमें QP एंड वी नो दैट QP इज़ नथिंग बट 1/36 CIA। और सबसे गौर करने वाली बात यहाँ यह है कि यहाँ पे ना हमें C दिया है ना हमें I दिया है, तो हमें यहाँ पे C और I निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में C की वैल्यू निकाली थी उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में भी C की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो C निकालेंगे हम कोई C यानी C इक्विवेलेंट। तो उन्होंने दिया है वेट C इक्विवेलेंट, वी नो दैट इट इज़ अ वेटेज अरिथमेटिक मीन। सो देयरफॉर फॉर फॉरेस्ट it is 50 into 0.25, for pasture it is 20 into 0.1, and cultivated land it is again 50 into 0.45 divided by total area. Total area is 50 plus 20 that is 120 hectares। और C equivalent हमारा यहाँ से आ जाएगा that is 0.308। अब तो C हमारा निकल गया, लेकिन अभी हमें चाहिए I। तो देखिए आई के लिए उन्होंने रिलेशनशिप दिया है। अब टी की तो टी यानी होता है रिटर्न पीरियड। रिटर्न पीरियड उन्होंने कहा है कि 30 ईयर्स के लिए निकालना है, तो टी तो हमें पता ही चल गया है कि टी क्या है 30 ईयर्स निकालना है। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है डी यानी ड्यूरेशन ऑफ रेन। प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इज नथिंग बट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ क्रिपिच इक्वेशन। तो क्रिपिच इक्वेशन हम लिखेंगे। तो ये क्रिपिच इक्वेशन है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने दिया है 0.01947 मल्टीप्लाई बाय K1 टू द पावर 0.77। अब आप कहेंगे कि K1 यानी क्या, तो K1 इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ L क्यूब अपॉन डेल H। हमें बहुत वैल्यू पता है, हमें L की भी वैल्यू पता है, हमें डेल H भी पता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वी गेट अंडर रूट ऑफ 4000 cube divided by 89. So we get K1 is equal to 26816.06. So which implies time of concentration is equal to 0.01947। K1 यहाँ पे पुट करेंगे 26816.06 टू दी पावर 0.77। और इसे हम कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो वी गेट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज़ अ 50 मिनट। बट हमें टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें चाहिए आवर्स में, तो वी विल कन्वर्ट इट 50 मिनट यानी 50 डिवाइडेड बाय 60, तो वी गेट 0.833 आवर्स। एंड टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज नथिंग बट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल विच इज इक्वल टू 0.833 आवर्स। अब देखिए, अब ये रिलेशनशिप उन्होंने दिया है आई का। अब उस रिलेशनशिप को हम यहाँ लिखेंगे। तो उन्होंने दिया है आई इज इक्वल टू 3.97 टी टू द पावर 0.178 डिवाइडेड बाय डी प्लस 0.2 टू द पावर 0.89। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज़। अब टी तो हमें पता है, टी इज़ अ 30 ईयर, सो 3.97 इंटू 30 टू द पावर 0.178 अपॉन डी की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है दैट इज़ अ 0.833 प्लस 0.2 टू द पावर 0.89। और अब हम इसे कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो वी गेट आई इज इक्वल टू 7.066। अब आई का यूनिट क्या होगा, तो उन्होंने मेंशन किया है आई का यूनिट होगा सेंटीमीटर पर आवर।
So therefore I is centimeter per hour. Now again we will use the rational method. और रैशनल मेथड के फॉर्मूले में QP इज इक्वल टू 1/36. उसके बाद देखेंगे C हमने निकाला है, दैट इज 0.308 मल्टीप्लाई बाय I इंटेंसिटी हमने अभी निकाली है, दैट इज 7.066 मल्टीप्लाई बाय एरिया इज 120 हेक्टर्स. और इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 7.25 मीटर क्यूब पर सेकंड. अब 7.25 मीटर क्यूब पर सेकंड ये हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज अ पीक फ्लो. तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, तो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है. और ट्राई एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और इस 4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए. इस 4 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा. थैंक यू.